हाँ जी बेटा। तो कल हमने ई एम एफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस में दोनों के बीच में डिफरेंस फाइंड आउट किया। आज हमने करना है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के जरिए इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है जी। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, द ओपोजिशन ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ द सेल टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। अगर सेल के अंदर की बैटरी होती है जो मेरे पास, अगर उसकी अंदर की डीप स्टडी करते हैं हम, ठीक है जी, तो उसमें ना एक हिस्ट्री में पढ़ोगे आप, ये सेल है, एक मेरे पास एनोड होती है, एक मेरे पास कैथोड होती है। किस किस को पता है? इसके बीच में पार्टिकल्स होते हैं जो इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है जी, पता था ना जिसको, सभी को। पॉजिटिव किधर जाएंगे, नेगेटिव किधर जाएंगे, ठीक है, ये डिपेंड करेगा कि उसका नेचर कैसा है। क्लियर बेटा, ये सबको पता है। ठीक है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल भी वही है। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल मतलब यो ओपोजिशन ऑफर्ड कर रहा है ये वाला इलेक्ट्रोलाइट जो अंदर इसके मटेरियल है, इलेक्ट्रोलाइट जो इसको ओपोजिशन ऑफर्ड कर रहा है बाय इलेक्ट्रोलाइट ऑफ द सेल टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। रेजिस्टेंस का मतलब आपको पता है, रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? अपोज करना। किसको? किसको बेटा अपोज करना? हरी अप, करंट को। अब यहाँ पे वर्ड आ गया इंटरनल रेजिस्टेंस, तो इससे ही आपको समझ आ गया कि अपोज तो करेगा ही करेगा। इंटरनल का मतलब जो सेल के अंदर इसके रेजिस्टेंस हो रहा है। सेल के अंदर ऐसे इलेक्ट्रोलाइट होंगे जो क्या करेंगे, मेरे पास अपोज करेंगे। किसको करेंगे अपोज? फ्लो ऑफ करंट को। बैटरी के अंदर फ्लो ऑफ करंट को होने से जो चीज अपोज करती है उसको बोल देते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। क्लियर है बेटा? क्लियर है सबको? यस और नो? यस और नो? इज इट क्लियर? हाँ जी। तो इंटरनल रेजिस्टेंस अगर पूछा तो आपने बता देना है, रेजिस्टेंस से ही पता लग जाएगा कि ये चीज अपोज करेगी। किसको अपोज करेगी? जो इलेक्ट्रोलाइट है सेल के अंदर, वो किसको अपोज कर रहे हैं? करंट को। ठीक है जी। तो कौन कौन से फैक्टर इसके ऊपर अफेक्ट करेंगे? फर्स्ट फैक्टर, जितना दोनों प्लेट्स के बीच में सेपरेशन जो होगी लार्ज होगी, ठीक है जी, मोर द लेंथ ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, मोर विच द करंट हैज फ्लो, द consequent हायर इज द इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है जी। तो ध्यान से देखो, फिर चार फैक्टर हैं इनके जो जिनके ऊपर डिपेंड करता है रेजिस्टेंस। फर्स्ट वन, मैंने आपको पहले भी बताया कि सेल होता है, सेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइट सच दैट, ये देखो, एक एनोड हो गई, एक कैथोड होगी। ठीक है जी, ये अंदर मटेरियल पड़ा है। ठीक है, जितना इनके बीच का सेपरेशन ज्यादा, जितना इनके बीच का सेपरेशन ज्यादा, लार्जर द सेपरेशन बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोड्स, ये एनोड होती है चाहे कैथोड होती है, ठीक है, ऑफ द सेल। ठीक है जी, ज्यादा सेपरेशन तो करंट को फ्लो होने के लिए ज्यादा टाइम लगेगा। रास्ते में रोड़े ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ है ना, ਰਸਤੇ ਦੇ ਰੋੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ, है ना, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ। ठीक है, ਜਿਹੜੇ ਵਿਗਣ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। मोर द लेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, जितनी लंबी होंगी ये एनोड एंड कैथोड, ठीक है जी, उतना आपके पास ज्यादा आपके पास क्या होगा? करंट फ्लो होगा, तो ज्यादा आपके पास क्या होगा? रेजिस्टेंस होगा। सेकंड, ग्रेटर द कंडक्टिविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, लेसर इज द इंटरनल रेजिस्टेंस। कंडक्टिविटी क्या होती है बेटा? कंडक्टिविटी हम उस दिन भी पढ़ी थी, कंडक्टिविटी क्या करती है? ये रेजिस्टेंस के ओपोजिट होता है। ठीक है जी, तो जितनी ज्यादा कंडक्टिविटी होगी उतना ज्यादा करंट फ्लो होगा और उतना कम आपके पास इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। ठीक है जी, तो नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा वो। थर्ड वन, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कॉमन एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड डिपिंग इन द इलेक्ट्रोलाइट। जो इसमें मटेरियल था, इलेक्ट्रोलाइट था जो मैंने बताया, उसके अंदर वो कितना डिप है,
उसके अंदर जो है एनोड और कैथोड कितना डिप है उनके उस एरिया के ऊपर डिपेंड करेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस। अगर एरिया ज्यादा डिप हुआ, एरिया ज्यादा हुआ मोर, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम। क्यों? क्योंकि वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्लियर जी। द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोड। एक तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट जो अंदर है इसके, उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। दूसरा एनोड एंड कैथोड के नेचर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तीसरा कंडक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करेगा। चौथा इनके बीच के सेपरेशन के ऊपर डिपेंड करेगा। पांचवा एरिया के वो क्या होगा, रेसिप्रोकल होगा और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। क्लियर है बेटा? यहां तक किसी को गड़बड़? कोई यहां तक किसी को गड़बड़? स्क्रीन किस किस को शो नहीं हो रही बेटा? किसको और नहीं हो रही स्क्रीन शो? स्क्रीन नहीं शो हो रही बेटा किसी को भी? यस और नो? यस और नो? ओके जी। तो समझ आ गया? समझ आया या नहीं? समझ आया बेटा सबको ये? ओके, ठीक है। चलो आगे फिर, चलो आगे फिर। इंटरनल रेजिस्टेंस आपको पता चल गया, कौन कौन से फैक्टर हैं उनके ऊपर डिपेंड हो गया। ठीक है, ये देखो सेल की बात कर रहे हैं तो सेल के आगे स्टडी पढ़ेंगे। सेल में क्या क्या आ गया मेरे पास, एक तो रेजिस्टेंस आ गया, एक तो रेजिस्टेंस आ गया आर, ठीक है। वी उसकी वोल्टेज होगी, ई उसकी आपके पास कितनी इलेक्ट्रिकल फील्ड की उसकी क्षमता है, ये मेरे पास क्या आ गया, सेल आ गया। ठीक है जी। तो ई क्या होगा मेरे पास, ई इज इक्वल टू वी प्लस वी, वी प्लस वी, जितनी बाहर वाली वी है, जितनी टोटल वोल्टेज है, प्लस जितनी उसकी इंटरनल वोल्टेज है। ठीक है जी, V प्लस वी। तो V इज इक्वल टू आई आर अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। तो हेयर V इज इक्वल टू आई आर होगी, लेकिन जितना करंट इसमें से पास हो रहा है, जितना करंट इसमें से पास हो रहा है वो वाला I, और R जो इसकी रेजिस्टेंस है, व्हाट इज स्मॉल r हेयर, इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है जी, स्मॉल r, तो स्मॉल r आ गया, प्लस आई आर जो बाहर वाली बैटरी की है इसकी। ठीक है जी, तो आई कॉमन आ गई, तो आर प्लस आर, तो आई किसकी इक्वल हो जाएगा, ई बाय आर प्लस आर। वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन बेटा, स्टार मार्क कर लेना इसको। दिस रिलेशन इज कॉल्ड सर्किट इक्वेशन। पूछ लेते हैं सर्किट इक्वेशन कौन सी है, तो आपने जल्दी से बता देनी है कि आई इज इक्वल टू ई बाय आर प्लस आर। जो आर बाहर है ये रेजिस्टेंस किसका है, सर्किट का। जो आर ये है ये किसका है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल का। हो जाएगा बेटा? क्लियर है? यस और नो? उसके बाद इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल इन टर्म ऑफ ई वी एंड आर में अगर आपने डिफाइन करना है तो हम इसको कैसे करेंगे, वही सेम। ठीक है, सेम डायग्राम। क्या क्या करोगे आप, पहले E इज इक्वल टू वी प्लस वी होता है मेरे पास, तो वहां से कितना आ गया, V प्लस, ये देखो ये तो आपको पता ही था सर्किट इक्वेशन। ठीक है जी, आई आर। ठीक है जी, तो यहां से आई आर की वैल्यू कितनी आ गई, E माइनस वी आ गई। अब डिवाइड कर देना है बाय आई आर इज इक्वल टू वी। ठीक है जी, V इज इक्वल टू आई आर होता है ना, ओहम्स लॉ। ठीक है जी, तो आई आर से डिवाइड कर दो बोथ साइड, बोथ साइड डिवाइड कर दिया तो आई आर। ठीक है जी, तो यहां से E माइनस वी, ठीक है जी,
E माइनस वी आई आर। तो आई आर को क्या लिख सकता हूं मैं, V लिख सकता हूं ना। तो यहां से कितना आ गया, आई के साथ आई ये कैंसिल हो गया, आर ये है ये इधर चली गई, कितना आ गया आर इज इक्वल टू ई बाई वी, वी के साथ वी कैंसिल, -1 इंटू आर। किनके बीच का रिलेशन आ गया, ये ई भी है, वी भी है और आर भी है। क्लियर है बेटा, एनी डाउट? तो अगर आपको न्यूमेरिकल में आर गिवन होगा कि रेजिस्टेंस दे दिया जी इसका 5 ओम, वोल्टेज गिवन होगी कि टोटल बैटरी की वोल्टेज है जी 20 वोल्ट, ठीक है जी। आपने फाइंड आउट करना है क्या, आर की वैल्यू, इंटरनल रेजिस्टेंस ई आपको वैल्यू दे दी कि इतनी है जी, हो जाएगा। तो ये फार्मूले से कर लेना। डिटरमाइनेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल बाय वोल्ट मीटर मेथड। तो वोल्ट मीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं। अमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे आप अमीटर से क्या करते हो बेटा, चैट बॉक्स में आई नीड द आंसर, करंट को चेकआउट करते हो, ठीक है जी। अब डिटरमाइनेशन ऑफ करना है आपने इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल बाय वोल्ट मीटर मेथड। तो वोल्ट मीटर मेथड का मतलब सेम, जब सर्किट ओपन हुआ आपके पास, मतलब नो करंट फ्लोइंग थ्रू इट, नो करंट इज ड्रॉन, ठीक है। तो ई एम एफ डेट इज ई, ठीक है जी, क्या होती है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है जी, इज मेजर्ड। आप ई एम एफ इसकी मेजर कर सकते हो, यानी कितनी होगी बेटा, मैक्सिमम। क्लियर जी। जब ये हमने कल भी डिफरेंस में किया, जब सर्किट क्लोज कर दिया तो यानी इसमें से करंट ड्रॉन होने लग गया आई, तब इसका क्या करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस आप मेजर कर सकते हो, ठीक है जी। तो वोल्ट मीटर शो डिफ्लेक्शन। क्लियर है जी, एनी डाउट? ये कल भी हमने डिफरेंस में कर लिया था कि जब सर्किट ओपन होगा मेरे पास, जब सर्किट ओपन होगा तब मेरे पास क्या होगा, ईएमएफ उसका कैलकुलेट करूंगा मैं। जब सर्किट क्लोज हो गया तो मतलब उसमें करंट ड्रॉन कर रहे हैं हम, करंट उसमें से निकाल रहे हैं। तो जब भी करंट निकालते हो तब आप पोटेंशियल डिफरेंस उसका फाइंड आउट करोगे। तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करोगे, वोल्ट मीटर से। इज इट ओके बेटा, क्लियर है? प्रीवियस क्वेश्चन रिपीट कर दो, कौन सी बेटा, पिछली स्लाइड वाली? ये देखो, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल जो थी वो डिपेंड करेगी इलेक्ट्रोड के ऊपर। उसके बाद इक्वेशन निकालनी है अपनी। ई क्या है आपके पास, ई एम एफ है, ठीक है जी। ये किसके इक्वल है, वी प्लस वी के, जितनी वोल्टेज सारी है प्लस जितनी वोल्टेज मेरे पास सेल की है, ये सेल होता है, सेल, ठीक है जी, जितनी इसकी है, ठीक है जी। तो V इज इक्वल टू आई आर, ओहम्स लॉ लगा दिया, इसका V इज इक्वल टू आई आर स्मॉल आ गया, आई तो करंट तो सेम ही है, आर क्या हो गया, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो I इज इक्वल टू ई बाय आर प्लस आर, दिस इज सर्किट इक्वेशन। क्लियर है बेटा? ठीक है जी, ओके, बता देता हूं बेटा। तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल इन टर्म ऑफ ई वी आर, ठीक है। तो इक्वेशन आपको पता है, E इज इक्वल टू वी प्लस वी आपको पता है, ठीक है। V को एज इट इज रख लिया, V को एज इट इज रख लिया, ठीक है जी। यहां से देखो, V को एज, उसको मत देखो, मैं जो मैं लिखूंगा वो देखना है। V इज इक्वल टू वी प्लस वी, तो यहां से V को एज इट इज रख लिया, V प्लस आई आर, ठीक है जी। यहां से आई आर की वैल्यू जो है, आई आर स्मॉल, ई माइनस वी आ गया। क्लियर है बेटा यहां तक? अब आपने डिवाइड कर देना है वी से, डिवाइड कर देना है बेटा वी से या आई आर से, ठीक है जी। आपको पता है V इज इक्वल टू आई आर, ओहम्स लॉ होता है। तो आई आर इज इक्वल टू आई आर से डिवाइड कर दिया, इधर भी आई आर से ही डिवाइड करेंगे, दोनों तरफ कोई फर्क तो नहीं पड़ा, इधर भी कर दिया और इधर भी कर दिया।
ठीक है जी। अब इस आई से आई कैंसिल होगी ये, ठीक है जी। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं आई आर को, क्योंकि हमें वी की टर्म में चाहिए, तो ई माइनस वी इज इक्वल टू वी। डिवाइड बेटा इसीलिए इसलिए किया क्योंकि हमने ये वाली v जो है और v e एंड r की टर्म में आपने आंसर निकालना है, i को गायब करना है, इसीलिए डिवाइड किया। i आपको नहीं चाहिए, ठीक है जी। e बाय वी हो गया, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, e बाय वी था, तो e बाय वी माइनस v बाय वी लिख सकता हूं इसको, ये कैंसिल हो गया, तो e बाय वी माइनस वन, तो वही तो लिखा, इनटू ये वाला r था, ये इधर चला गया, तो r इज इक्वल टू स्मॉल r। ये आपके पास रिलेशन आ गया। क्लियर है बेटा सबको? नोटबुक उठाया करो और साथ साथ लिखते जाया करो। क्लियर है जी सबको? यस और नो? यस और नो? आगे देखो, सेल इन सीरीज कॉम्बिनेशन, सेल इन सीरीज कॉम्बिनेशन, जैसे हमने रजिस्टर किए ना सीरीज एंड पैरेलल में, वैसे ही अब सेल करने, सेल इन सीरीज एंड सेल इन पैरेलल, और कुछ नहीं करना, ठीक है जी। तो ध्यान से देखो बेटा, cell are connected in series when they are joined end to end so that the same quantity of electricity must flow through it। यानी I इसमें सेम होता है, पोटेंशियल जो है वेरी करता है सीरीज में, आपको पता है, ठीक है जी। एक सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल, बैटरी के साथ अटैच कर दिया इसको, लो जी, ठीक है जी। क्लियर जी? बैटरी के साथ अटैच कर दिया, बाहर कोई रेजिस्टेंस है, क्लियर? तो ये मेरे पास फर्स्ट सेल था, सेकंड सेल था एंड थर्ड सेल आ गया, सीरीज में कनेक्ट कर रहा हूं अब इनको, ठीक है जी। फर्स्ट सेल, सेकंड सेल एंड थर्ड सेल, क्लियर? इसका बेटा सिंबल जो है, सिंबल जो है वो यही है, ठीक है, भूलना मत, इसका सिंबल जो है यही है, ठीक है, ये वाला ई एंड आर। अगर इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते तो कैपेसिटर का क्या था, ठीक है, इसमें क्या लिखते हो आप, एक बड़ा एक छोटा, ऊपर ई लिख देना, नीचे आर लिख देना। अगर ऐसे नहीं लिखना, अगर ऐसे नहीं लिखना तो ऐसे लिखना है, ऊपर ई आर, ठीक है। अगर आप ऐसे लिख रहे हो, वन रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है जी। तो वेल है, वेल गुड है, ठीक है। अगर इतना तामा जामा नहीं करना कि टाइम ज्यादा वेस्ट होता है, तो सीधा बड़ी डंडी छोटी डंडी, ऊपर ई नीचे आर स्मॉल, बस, ठीक है जी। क्लियर है बेटा? तो देखो इसमें क्या दे दिया, तीन सेल दे दिए, तीनों मेरे पास सीरीज में कनेक्टेड है, ठीक है जी। चलो जी देखो फिर अब ध्यान से, द बैटरी ऑफ द ईएमएफ ऑफ द बैटरी इज सम ऑफ द इंडिविजुअल ईएमएफ। जो बैटरी की ईएमएफ होगी, इसकी वोल्टेज होगी, वो किसके इक्वल होगी, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, पता है आपको, कल भी किया ये रिलेशन, ठीक है जी। तो इसमें ईएमएफ जो होगी वो किसके इक्वल होगी, जितनी ईएमएफ इसकी है प्लस जितनी इसकी है प्लस जितनी इसकी है। द करंट इन ईच सेल इज सेम, आई की वैल्यू सेम होगी, मैंने आपको पहले ही बताया कि सीरीज वाले केस में आई की वैल्यू क्या होती है, सेम, ठीक है जी, सभी में। एंड इज आइडेंटिकल विद द करंट इन एंटायर अरेंजमेंट, ठीक है जी, आई के साथ ही इसको करंट के साथ ही असाइनमेंट करेंगे, ठीक है जी, अरेंजमेंट करेंगे और आइडेंटिकल करेंगे, और सबकी वैल्यू आई सेम रहेगी। द टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस यानी ये वाला R1, ये वाला R2 एंड ये वाला R3, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी इज द सम ऑफ द इंडिविजुअल इंटरनल रेजिस्टेंस, यानी जितना ये वाला है टोटल वो सम हो जाएगा। बस जैसे R क्या करते थे आप, R1 प्लस R2 प्लस R3,
अब टोटल आर निकालना है स्मॉल आर, तो इसका भी वही R1 प्लस R2 प्लस R3। टोटल ईएमएफ ऑफ द बैटरी कितनी हो जाएगी मेरे पास, जितनी ई है इंटू एन, एन मतलब जितने नंबर ऑफ सेल्स हैं, यहाँ पे 3 है तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3E। क्लियर है। टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी ये भी एन आर, तो एन कितने हैं बेटा 3 है तो 3R, क्योंकि सम ही होता है ना, R1 प्लस R2 प्लस R3, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा 3, तो 3R। टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट NR यानी 3R प्लस R, जितना बाहर का रेजिस्टेंस है। एनी डाउट बेटा यहां तक किसी को कोई भी डाउट है, यू कैन आस्क। किसी को कोई भी डाउट है तो यू कैन आस्क। क्लियर है बेटा सबको, यस और नो, यहां तक क्लियर है बेटा सबको, यस और नो? ओके जी क्लियर। तो करंट जो होगा मेरे पास, करंट की वैल्यू कितनी आएगी, I इज इक्वल टू कितनी आ जाएगी E, यही तो फार्मूला था मेरे पास। करंट इक्वेशन कौन सी थी, करंट इक्वेशन कौन सी थी, I इज इक्वल टू E बाय R प्लस R, यही थी करंट इक्वेशन। तो अब E की वैल्यू यहाँ पे क्या है, N है सेल की टर्म में, तो NE, R के साथ क्या आ जाएगा NR प्लस R, बस और कुछ नहीं करना, ये मेरे पास क्वेश्चन है। केस इफ R इज वेरी वेरी लेस देन R, जब ये वाला रेजिस्टेंस जो है वो नेग्लिजिबल है, कंसीडर ही नहीं करोगे आप, तो मतलब क्या आ जाएगा आपके पास, ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, जब R इज वेरी वेरी लेस देन NR, देन I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे पास, I इज इक्वल टू कितना आ जाएगा E बाय R। ठीक है, कहां से आया ये, इसमें सब्स्टिट्यूट करा, R रिजेक्ट कर दिया तो I इज इक्वल टू NE डिवाइडेड बाय NR प्लस ये तो जीरो कर देना है, तो कितना आ गया NE बाय NR, इससे ये गया तो I इज इक्वल टू E बाय R आ गया मेरे पास। ठीक है जी, I इज इक्वल टू E बाय R आ गया। सेकंड केस, अब अगर R बड़ा हुआ, ये बड़ा हुआ, तो ये वाली टर्म जीरो कर देनी है, फिर क्या आ जाएगा मेरे पास, ये वाली टर्म जीरो कर दी और यह R आ गया, तो कितना आ गया I इज इक्वल टू NE बाय R, ये इक्वेशन आ गई। ठीक है जी। कंक्लूजन, व्हेन इंटरनल रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल, जब इंटरनल रेजिस्टेंस आप नेग्लिजिबल कर रहे हो इन द कंपैरिजन टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, देन सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज टू गेट मैक्सिमम करंट। ठीक है जी, तो जब सीरीज में रखते हो, इंटरनल रेजिस्टेंस नेग्लेक्ट कर रहे हो, तब आपके पास करंट क्या होगा, मैक्सिमम ड्रॉन होगा। ये तो कॉमन सेंस है कि यहां से रेजिस्टेंस कम हो गया, यहाँ के R1 R2 R3 कैंसिल हो गया, तो ज्यादा करंट ही पास होगा। I जो है इसमें ज्यादा करंट, इसमें ज्यादा, इसमें ज्यादा। क्लियर है बेटा, क्लियर जी, क्लियर है जी सबको, बहुत इजी है, वही रिपीट कर रहा हूं बार बार। ओके जी, पैरेलल कॉम्बिनेशन, इसको भी मुका दें, तो पैरेलल में भी वही होगा आपके पास, इसमें वोल्टेज आपके पास सेम होगी, बस ये याद रखना है, इसमें क्या होगी आपके पास, वोल्टेज सेम होगी, बाकी सारा सेम फंडा, 3 सेल लगा दिए वैसे ही। ठीक है जी, तो EMF ऑफ द बैटरी इज सेम एज दैट ऑफ सिंगल सेल, सभी में V कांस्टेंट होगी, कोई लेना देना नहीं है, लेकिन करंट जो होगा अलग अलग होगा। द करंट इन द एक्सटर्नल सर्किट इज डिवाइडेड इक्वली अमंग द सेल्स। ठीक है जी, द रेसिप्रोकल ऑफ द टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस इज द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द इंडिविजुअल इंटरनल रेजिस्टेंस। टोटल ईएमएफ ऑफ द बैटरी E हो जाएगी, क्योंकि आपने यहाँ पे N की तो कोई लेना देना ही नहीं है, टोटल E हो गई ना। ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी कितना हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे R बाय N हो जाएगा।
R बाय N हो गया, वहां पे NR करते थे, यहाँ पे R बाय N हो गया। क्यों? क्योंकि आपके पास डिवाइड हो रहा है रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? R बाय N प्लस R। तो करंट की इक्वेशन कितनी आ जाएगी? वही सेम NE प्लस NR प्लस R होती है। ठीक है जी, करंट की इक्वेशन वही होती है। ठीक है जी, तो अगर आपके पास R जो होगा वेरी वेरी लेस देन R बाय N है, तो मेरे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये, अदरवाइज ये आ जाएगी। तो व्हेन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू इंटरनल रेजिस्टेंस, जहां पे हमने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को नेग्लिजिबल करना पड़ेगा, क्योंकि सेल के अंदर वाले रेजिस्टेंस इतना दुख नहीं देंगे जितना बाहर वाला देगा। ठीक है, ता जो आपके पास करंट मैक्सिमम हो जाए। हो जाएगा बेटा सबको? क्लियर है? यस और नो? यस और नो? तो इनके बिहाफ के ऊपर आपको न्यूमेरिकल आते हैं कुछ। ठीक है, इनके बिहाफ के ऊपर आपको न्यूमेरिकल आते हैं। ठीक है जी, तो वो अब हम करते हैं। ठीक है जी, चलो ये आपने क्या करना है, नोटबुक के ऊपर अच्छे से लिख लेना है। ठीक है जी, अच्छे से तार लेना है, और इसकी न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस हम कल को करेंगे। ओके बेटा।